चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमारा कंपैरिजन तक का पार्ट कवर हो गया था बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। नाउ लेट्स कंटिन्यू और आज से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, बिल्कुल प्रोग्रामिंग का एक नया तरीका, प्रोग्रामिंग की एक नई अप्रोच, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए अब इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बातचीत करें, एक आखिरी कंपैरिजन सी और सी प्लस प्लस के बीच में हमें और करना है। वही बेस तैयार करेगा हमारा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर्स मिस नहीं करे हो तो अपन ने कंपैरिजन दोनों लैंग्वेजेस के सिंटेक्सेस का करा है, हाँ या ना? अगर आपने लास्ट लेक्चर्स मिस नहीं करे हो तो अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कंपैरिजन दोनों लैंग्वेजेस के सिंटेक्सेस का करा है, सही कह रहा हूं? राइट। अब आज हम कंपैरिजन करेंगे दोनों लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग अप्रोच का। आज हमारा कंपैरिजन होगा दोनों लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को लेकर, प्रोग्रामिंग अप्रोच को लेकर। स्टार्ट करें कंपैरिजन, जल्दी जल्दी बताएं, स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो आई थिंक यहां जितने भी स्टूडेंट्स इस समय हैं, आप सब ये जानते होंगे कि सी डबल प्लस लैंग्वेज जिस प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती है, जिस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को यूज करती है, दैट प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, इज इट ट्रू? सही बोल रहा हूं? सी डबल प्लस जो प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करती है, फॉलो करती है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बातचीत करें, बहुत जरूरी है हमें यह डिस्कस करना कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो किसी अप्रोच को फॉलो करती है ना? यस और नो? करती है। और पहले हम इसके बारे में बात कर लें तो मैं आपको बता दूं, सी जिस अप्रोच या प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉलो करती है, दैट अप्रोच और दैट प्रोग्रामिंग मॉडल इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, तो सबसे पहले बातचीत इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से अपन शुरू करते हैं कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसमें क्या फायदे क्या नुकसान थे जो बनाया गया प्रोग्रामिंग करने का नया तरीका, जिसका नाम रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, मुझे बताइए प्रोसीजर शब्द का कंप्यूटर साइंस की दुनिया में क्या मतलब होता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोसीजर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स? जल्दी जल्दी बोलिए, प्रोसीजर शब्द का कंप्यूटर्स में क्या मतलब होता है? नहीं पता? चलिए मैं बता रहा हूं। प्रोसीजर वर्ड का कंप्यूटर्स में मतलब होता है फंक्शन। रिमेंबर दिस। फंक्शन तो पता है कि फंक्शन भी नहीं पता? जल्दी बोलें, पता है? तो द वर्ड प्रोसीजर मीन्स फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि सी लैंग्वेज इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? दैट मीन्स सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। वेरी गुड। अब मुझे जरा इस लाइन का मतलब समझा दीजिए, क्या मतलब है ये कहने का कि सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जल्दी जवाब दीजिए, क्या मतलब है ये कहने का कि सी एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जल्दी जल्दी अपने अपने वर्ड्स में समझाइए मुझे फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या मतलब है ये कहने का कि सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एवरीवन बी वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? शैला का कहना है वी वर्क इन अ फंक्शन। नहीं शैला, वी वर्क इन अ फंक्शन नहीं। फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है सी लैंग्वेज आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं शायद, सी आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो आप उसे मल्टीपल फंक्शंस में ब्रेक कर दें। यानी सारा का सारा प्रोग्राम सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर कोड ना करके
आप फंक्शन को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करें, अलग अलग फंक्शंस में प्रोग्राम को ब्रेक करें और हर फंक्शन को उसके यूनिक एम के साथ डिफाइन करें। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, यस और नो। बात समझ में आई? राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं सी लैंग्वेज में कैलकुलेटर बनाने को देता हूं, तो आप मानते हैं कैलकुलेटर बनाने के आपके पास दो ऑप्शंस होंगे? आप मानते हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने के आपके पास दो ऑप्शन होंगे? पहला ऑप्शन, आप कैलकुलेटर के प्रोग्राम से रिलेटेड सारे स्टेप्स एक ही फंक्शन के अंदर बनाएं, दैट इज मेन फंक्शन। और अगर आप याद कर सकें तो हमने ऐसा करा भी था जब हमने स्विच पढ़ा था। करा था, दो नंबर लिए थे, फिर चॉइस ली थी, फिर चॉइस के लिए चार केसेस बनाए थे, हर केस के अंदर एक अलग ऑपरेशन करा था और रिजल्ट प्रिंट करके दिखा दिया था। तो जिस दिन आप स्विच पढ़ रहे थे उस दिन आपके प्रोग्राम में आपने कितने फंक्शन बनाए थे? सिर्फ एक। कौन सा एक? मेन। ये था नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीका। आई रिपीट, ये था नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीका, जिसमें आपने सिर्फ एक फंक्शन बनाया और पूरा प्रोग्राम उसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीके में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका जवाब होगा, अगर हम इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड तरीके में कन्वर्ट करें तो फिर हम मेन के अलावा कैलकुलेटर में जितने फंक्शन लग रहे हैं उतने फंक्शंस और बनाएंगे। अब आप लॉजिकली सोचिए, तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम टोटल कितने काम करेगा? जल्दी बताइए, कैलकुलेटर का प्रोग्राम टोटल कितने काम करेगा? 6 काम करेगा। 6 काम कैसे करेगा? यूजर से इनपुट लेगा, ये पहला काम, या तो ऐड करेगा, या तो सब्ट्रैक्ट करेगा, या तो डिवाइड करेगा और या तो मल्टीप्लाई करेगा। ये 4 अलग अलग काम, और जो भी कैलकुलेशंस होंगे उनका रिजल्ट दिखाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए, जो भी कैलकुलेशंस होंगे उनका रिजल्ट दिखाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो जब आप इस तरीके से प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, तो अपन मानते हैं आप फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसको समझ पा रहे हैं? तो अगर इसके बारे में हम पॉइंट्स लिखें तो हम बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट when we write a program in C language, when we write a program in C language, then we break our program, then we break our program into multiple functions, into multiple functions, and each function is defined to perform a unique task. Each function is defined to perform a unique task. Finally, these functions are called by, कौन कॉल करेगा इन सबको? ये फंक्शंस आपस में कोरिलेट कैसे करेंगे? कौन इन्हें कॉल करेगा? मेन। So finally these functions are called by the function main as per the requirements. जल्दी बोलिए, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? आ रही है? वेरी गुड। अब अगर इसके फायदे नुकसान की बात की जाए, ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, समझिए। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझें, इमेजिन करिए ये आपका मेन फंक्शन हो गया, वॉइड मेन। मेन के अंदर आपने अपनी जरूरत के मुताबिक फंक्शंस को कॉल करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फंक्शन कॉल करा है जो इनपुट लेगा, एक फंक्शन आपने कॉल करा है जो ऐड करेगा, एक फंक्शन आपने कॉल करा है जो सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड लाइक दिस आपने मेन के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करा हुआ है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये जो मैं आपको डिजाइन दिखा रहा हूं, ऐसे आपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मेन में अलग अलग फंक्शंस को करा हुआ है कॉल, ठीक है। और ये इनपुट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये सब अपने आप में अलग अलग फंक्शंस हैं। इनपुट है यूजर से इनपुट लेने का फंक्शन। ऐड क्या कर रहा होगा? जल्दी बोलिए, ऐड क्या कर रहा होगा? ऐड
दो नंबरों को ऐड करने का काम कर रहा होगा। सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा होगा? वो सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने का काम कर रहा होगा। सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन का भी आपने शायद फंक्शन बनाया होगा। आपके कैलकुलेटर की जरूरत के मुताबिक जिस तरह के कैलकुलेशंस वो कर सकता है। सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, ऐसे तमाम फंक्शन आपने बनाए। तो अब आप ये बताइए सब अलग अलग फंक्शंस हैं या नहीं है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। सब अलग अलग फंक्शंस हैं या नहीं है? हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रोग्राम बनाते हो तब हम मानते हैं आप प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड वे में डिफाइन कर रहे हैं। यस और नो? कर रहे हैं। और इन सबको कॉल कौन करेगा? इन सबको जरूरत के मुताबिक कॉल करने का काम करेगा आपका मेन फंक्शन। This style of writing programs, this style of developing programs is called as procedure oriented programming। बिल्कुल, मतलब पूरे प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, हर पार्ट को इंडिविजुअली डिफाइन कर रहे हैं और उसे मेन के साथ कनेक्ट करके मेन से कर लेते हैं कॉल। ठीक, ये कौन सी अप्रोच है? ये अप्रोच कहलाती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बताइए, समझ आ रहा है?